कही गई तो कितने प्यारे इससे शब्द बन जाते हैं। और अधिकतर जो शब्द इससे बनते हैं वो आपके साइंस से संबंधित बनते हैं। फाइन, अब इन शब्दों के परिचय पर मैं धीरे धीरे काम करना शुरू करूंगा। चलिए, सबसे पहला एक शब्द हमारे सामने आया दोस्तों, जिससे आप लोगों ने कहा मोर्फोलॉजी। कल के सफर की बात अगर हम करें, जो कल हम लोगों ने सफर तय किया था, उसी से जुड़े हुए हैं ये सवाल। अगर हम मोर्फ की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, अगर हम इस मोर्फ की बात करते हैं तो अभी अभी हमें समझ आया ये फॉर्म की बात कर रहा है। जब इस ओ की हम बात करते हैं तो ये प्रेपोजिशन ऑफ की बात करता है। और लॉजी आप सभी के सभी लोग जानते हैं, तो स्टडी ऑफ फॉर्म्स की बात कही गई है यहाँ पर। ठीक है। अब वैसे तो ये विज्ञान से संबंधित है, आपके सामने इसका अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, स्टडी ऑफ शेप्स। लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें तो मोर्फोलॉजी लैंग्वेज में भी यूज किया जाता है दोस्तों। जब लैंग्वेज में इसे हम यूज करते हैं तो मोर्फोलॉजी का मतलब समझ आता है स्टडी ऑफ। इसका अर्थ जो खास हमारी परीक्षाओं में काम आता है, स्टडी ऑफ द ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। मैं अगर इस बात को समझने की कोशिश करूं, कल की बात है, कल हम लोगों ने अपने रूट वाले सेक्शन में, सर जरा एक बार शब्द को हटाएंगे ताकि बच्चे बड़े ध्यान से देख सके मैंने लिखा क्या है। कल हम लोगों ने पढ़ते हुए एक छोटी सी बात कही थी कि किसी भी शब्द के अंत में अगर हम ओ यू एस को सफिक्स करते हैं तो ये एडजेक्टिव बनता है। किसी भी शब्द के अंत में अगर हम एबल को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये एडजेक्टिव बनता है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से इसे समझने की कोशिश करें, अगर किसी भी शब्द की शुरुआत में अगर हम इन जोड़ते हैं तो ये हमेशा शब्द के अर्थ को नेगेटिव बनाता है। तो ये जो भी कुछ हो रहा है प्यारे दोस्तों, ये जो भी कुछ हो रहा है, हम लोगों ने इन छोटी छोटी यूनिट्स की जब बात की तो ये शब्दों की फॉर्म बनती है। और इन्हीं फॉर्म को ग्रामर के आधार पर हम लोगों ने बांटा, ये नेगेटिव हुआ, वो एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव, है ना। और इसी के अध्ययन को हम कहते हैं मोर्फोलॉजी। इसी के अध्ययन को हम कहते हैं मोर्फोलॉजी। जरा शब्द पेश करेंगे सर वापस। चलिए, इसी चीज को हम मोर्फोलॉजी कहते हैं। तो बच्चों, मोर्फोलॉजी का एक अर्थ जो विज्ञान ने हमें दिया है वो आपके सामने है, और एक अर्थ जो हमारे लिंग्विस्ट्स ने हमें दिया वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। प्यारे शब्दों पर अगले बात करते हैं। एक अगला शब्द हमारे सामने हाजिर हुआ, कंप्यूटर जी पेश किया जाए। अगला शब्द है जिसे हम कहते हैं एंथ्रोपोमोर्फिज्म। अगर हम इसे समझने का काम करें तो पहले तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं इज्म। इज्म जिसके भी साथ हम लोग यूज करते हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की क्षमता रखता है। अपने आप में जब भी ये अर्थ निकालता है तो ये वाद का अर्थ निकालता है। और इस तरह के लिखे हुए शब्द सिर्फ और सिर्फ फिलोसॉफी की बात करते हैं। कल भी मैंने शायद इससे रिलेटेड बात की थी आपके सामने। जैसे अगर मैं कहूँ रियल से बनाया रियलिज्म, यथार्थवाद। मैंने कहा नेचुरल, नेचुरल से आपने बनाया नेचुरलिज्म, इसका मतलब प्रकृतिवाद। पहली बात तो ये, जिन शब्दों के अंदर दोस्तों एंथ्रो हमें लिखा हुआ नजर आता है, जिन शब्दों के अंदर हमें एंथ्रो लिखा हुआ नजर आता है, तो एंथ्रो के अगर हम लॉजिक को समझने का काम करें तो एंथ्रो का अर्थ निकल कर आता है ह्यूमन। क्या अर्थ निकल कर आता है? ह्यूमन। तो प्यारे दोस्तों, हर एक शब्द के टुकड़े हमने किए। एंथ्रो आपके सामने बिल्कुल सटीक हुआ, ये हुआ ह्यूमन। मोर्फ की बात करें तो शेप, और इज्म की बात करें तो ये एक फिलोसफी है। अब आप अगर इसे ध्यान से देखने की कोशिश करें तो मानव शरीर रचना से संबंधित जितने भी गुण हैं, मानव शरीर से संबंधित जितने भी, मानव शरीर संबंधी, रचना संबंधी जितने भी गुण हैं, उन सभी विशेषताओं के अध्ययन को हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। अब हमारे इस डिस्क्रिप्शन में एक शब्द लिखा है जिसे हम कहते हैं इनएनिमेट। बेटा एक भी शब्द नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारा काम है कि जब बातों को समझना है तो गहराई से समझें। बेसिर पैर की बातों पर ताल्लुक रखने की कोशिश गोपाल वर्मा नहीं करता। तो अगर इस लिखे हुए हम शब्द की बात करें तो इन के दो अर्थ निकलते हैं, या तो नॉट या फिर निकलता है इनसाइड। अब इनमें से कोई भी अर्थ इस इन के आधार पर तैयार हो सकता है। एनिमेट की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ, और जैसे ही इनके साथ हमने जोड़ा तो इसका मतलब जिसके अंदर जीवन नहीं है। ठीक है। एनिमेट का अर्थ हुआ लाइफ। आप लोग कार्टून्स देखते हैं, बचपन में देखते थे आप लोग, टॉम एंड जेरी, ऑगी एंड थ्री कॉकरोचेस, डोनाल्ड डक,
मिकी माउस एनिमेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कार्टून ऐसे हैं जैसे उनमें जीवन हो। तो यहाँ इन एनिमेट का अर्थ हमें समझ आता है जिनके अंदर जीवन नहीं होता। क्लियर है? चलिए प्रभु अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक्टोमोर्फ, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो प्यारे दोस्तों, इस एक्टो को अगर देखा जाए तो एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड। इस एक्टो का अर्थ अगर हम समझें तो ये हुआ आउटसाइड। अब इसके अर्थ को ध्यान से देखें तो लिटरली इसका अर्थ होता है, बच्चों मैं इस लिटरली को मैं समझाने की कोशिश करूं तो लिटरली का अर्थ होता है शाब्दिक। लिटरली का अर्थ होता है शाब्दिक, शब्दों से संबंधित जिसे हम कहते हैं। तो लिटरली आउटसाइड शेप, इसका मतलब जो शेप बाहरी है, जो शेप बाहरी है। जैसे अगर हम कहने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई इंसान जिम्नेजियम जाता है, अगर कोई भी इंसान जिम्नेजियम जाता है तो उसके शरीर पर अलग अलग, आप तो इसे कट कहते हैं, बेसिकली इस चीज को हम अगर अगर सही ढंग से बोले तो इसे हम कहते हैं रिपलिंग मसल्स। इसे हम कहने की कोशिश करते हैं रिपलिंग मसल्स, यानी कि वो मसल्स जो शरीर से उठी हुई महसूस होती हैं। तो जो जिम्नेजियम जाते हैं, जो लोग जिम्नेजियम जाते हैं, उनके सीने पर, उनके हाथों पर, उनके स्टमक पर आप देखेंगे तो रिपलिंग मसल्स आती हैं। वो मसल जो उभार लेती हैं अपने आप को। ठीक है, हम इसे कट कहते हैं, पता नहीं क्या खतरनाक शब्द हम इसे कहते हैं। क्लियर है? अब इसे देख सकते हैं, इसका अर्थ आउटसाइड शेप, आपको जल्दी समझ आएगा। चलिए दोस्तों अगले शब्द की तरफ बात करते हैं। अगला शब्द आता है एंडोमोर्फ। एंडो भी इसी तरीके से काम करता है। अर्थ समझते चलें, ठीक है, अर्थ समझते चलें और धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करें। एक हुआ एंडो, एक हुआ एक्सो। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, जब हम इस एंडो और एक्सो की बात करते हैं तो दो तरीके से ये शब्द हमारे, देखो ये सारे विज्ञान से संबंधित शब्द हैं, मानव शरीर रचना से या जीवों की शरीर रचना से जुड़े हुए हैं ये, ठीक है ना। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो आप लोगों से एंटोनिम्स अगर पूछे जाएं तो यहाँ पर भी तैयार हुए। और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। ठीक है जी। तो एंटोनिम बनाने हैं तो दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से परीक्षा पूछती है। तो एंडोमॉर्फ का मतलब हुआ इनसाइड ऑफ द शेप। ठीक है जी, यानी कि जिस शेप का अंतर जो ढांचा है उसके बारे में बताने के लिए। गॉट माय पॉइंट? एंडोमॉर्फ इसे हम कहते हैं। ठीक है जी, इंटरनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। प्यारे दोस्त अगले सवाल की तरफ बढ़ाए बातचीत को। एक्टिनोमॉर्फिक काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, मेरा जो इस लिखे हुए शब्द में आपको अर्थ बताने का प्रयास है उसे समझने की कोशिश करूं। बेसिकली जो एक्टिनो है ये कोई रूट नहीं है। एक्टिनो कोई रूट नहीं है। अगर हम इस लिखे हुए एक्टिनो को समझने की भी कोशिश करें तो ये भी बड़ा कारगर नहीं होगा। बस इतना हमें समझने का प्रयास करना है, जिन शब्दों के साथ हम आईसी जोड़ते हैं वो हमारे सामने हो गया एडजेक्टिव। जैसे अगर मैं रियल की बात करता हूं तो आपने इसे कहने की कोशिश की रियलिस्टिक, कहा जी, ठीक है। वो एक जोड़ने के तरीके की भी ही बात हम कर रहे हैं, फाइन। तो ये एडजेक्टिव बनाने का काम करता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक का अर्थ सटीक है जो यहाँ लिखा है उसी को देखना। लिटरली रे शेप सेड स्पेशली ऑफ अ शेप दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स along any diameter radically symmetrical। आप इसे कहें तो इसका अर्थ है कि एक ऐसी फॉर्म जिसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। आपने एक अंग्रेजी भाषा का लेटर लिखा ए, आप अगर चाहें तो आप इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं और इसे दो हिस्सों में बांटने को ही हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक, जिसके आप दो हिस्से बांट सकते हैं। ठीक है, खैर आगे चलने की कोशिश करते हैं, एक अगले शब्द पर काम करते हैं दोस्तों। अगला शब्द आपके सामने एडिलोमोर्फोस। देखो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपके सामने बात की थी कि जिन शब्दों के अंत में OUS जुड़ा हुआ मिलता है वो एडजेक्टिव बनाने का काम करते हैं। और अगर इस एडिलो को हम लोग लेकर चलते हैं तो इसका अर्थ निकलता है विदाउट। इसे थोड़ा ध्यान रखना, आगे से कई सारे शब्द अपने आप ही जुड़ते चले जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ ऑफ द टाइप विदाउट ऑब्वियस शेप, कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई शेप नहीं होती। अगर ऐसे शब्दों की हम बात करते हैं, अगर हम ऐसे शब्दों की हम बात करते हैं तो साइंस में आपने पढ़ा होगा एमोएबा, पढ़ा है जी।
हिंदी में जिसे आप कहते हैं अमीबा कहते हैं भाई। अगर मैं कहूँ सोल की कोई शेप होती है, आप कहोगे नहीं सर, इट इज एडिलोमोर्फोस। सोल, आत्मा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं गोस्ट, देखो गोस्ट की स्पेलिंग में लिख देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन तो आपको पता ही है। स्पेलिंग ऐसी हुई पर इसमें एच की साउंड नहीं आती। इट इज कॉल्ड गोस्ट, डोंट कॉल इट घोस्ट। कभी कभी हम बोलते बोलते भी डराने का प्रयास करते हैं, ये मूर्खता है। तो एडिलोमोर्फोस का मतलब होता है जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका रूप नहीं। भगवान के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है जी, एक ओंकार सतनाम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एरोमोर्फोसिस, जिन शब्दों के साथ एरो जुड़ता है, इनफैक्ट वो एयर बताने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग कहने की कोशिश करते हैं एरोप्लेन। ठीक है जी, यही कहते हो भाई साहब। इसी एरोप्लेन को आप ब्रिटिश इंग्लिश में यूज करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में यूज करते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर आप बोलते हैं तो इट इज कॉल्ड एयरप्लेन। ठीक है जी, ठीक। ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही इस एरो से और भी शब्द बने हैं, जैसे आपने कहा एरोडायनामिक्स। ठीक है जी, आपने कहा एरो थेरेपी। ठीक है जी, तो कितने ही शब्दों के साथ आप इसे जोड़ सकते हैं। तो एरोमोर्फोसिस की अगर हम बात करते हैं, अच्छा देखो, जिन शब्दों के साथ जुड़ता है ओ एस आई एस, तो ये सिस्टम बताने की कोशिश करता है। सिस्टम कहो चाहे प्रोसेस कहो। और मुझे जहां तक यकीन है आप लोगों को इस ओ का अर्थ तो पता ही चल गया होगा, ऑफ। तो इसका अर्थ अगर हम कहें तो प्रोसेस ऑफ शेपिंग बाय एयर, हवा के आधार पर जब किसी चीज को हम शेप देते हैं। अब आप लोगों को ये चीज बड़ी अजीब लगेगी, सर ये कैसे संभव है। आप अगर कभी भी किसी पहाड़ी इलाके में जाते हो, या फिर अगर आप किसी रेगिस्तान में अगर जाते हो, मरुस्थल जिसे आप हिंदी में कहते हैं, अगर मरुस्थल में आप जाओगे तो हवाओं की वजह से रेत के छोटे छोटे टीले बन जाते हैं। उन टीलों को हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। क्या कहते हैं बच्चों? सैंड ड्यून्स। तो हवा के प्रभाव की वजह से इस तरीके की शेप आपको दिखाई देती है। और जब हवा तेज होती है तो यहाँ का रेत उड़कर आगे आगे इस तरीके से शेप बनता चला जाता है। इसी प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है एरोमोर्फोसिस। बड़े ध्यान से देखें, फिर अगले शब्द की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। देखो मैं बच्चों एक बात कहना चाहूंगा, कहने के लिए तो मैं रूट पर काम कर रहा हूँ, लेकिन एक एक लेक्चर में आपके सामने बेहद सारे शब्दों को मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। अगला शब्द हमारे सामने आ रहा है। इसे पढ़ने से पहले मैं आपके सन्मुख एक शब्द लिख रहा हूं, जरा उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे हम सभी। मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा, पढ़कर देखिए जरा। ठीक है, आप अगर इन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे प्यारे दोस्तों, तो इन्हें पढ़ते वक्त कुछ बच्चे यहाँ पर क की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ इसी की जगह आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप इसे प्रोनाउंस करते हैं का, इसमें र की ध्वनि नहीं आती। का, कुछ लोग इसे बोलते हैं खा। फाइन। आप में से कुछ लोग इसकी ध्वनि बोलते हैं प, और कुछ लोग इसकी ध्वनि बोलते हैं, जैसे आप किसी को बोलने की कोशिश करते हैं कैन आई हैव अ पेन, ह की ध्वनि आती है। कैन आई हैव अ पेन, प के साथ ह की ध्वनि। वैसे तो बोलते हैं आप इसे पेन, लेकिन कभी कभी बोलते वक्त आप बोलते हैं पेन। मैंने कहा पेन, आपने कहा पेन। फाइन। तो कभी कभी जब आप इस तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके की बातचीत को ही हम कहते हैं दोस्तों एलोफोन्स। क्या कहते हैं? एलोफोन्स। कहने के लिए तो ये एक ही ध्वनि है, लेकिन एलो का मतलब हुआ अदर। क्या लिखा मैंने? अदर। एक बार फिर से बोलो यार, अदर। इस अदर को ही हम अगर कहने की कोशिश करें तो डिफरेंट। और मुझे जहां तक याद है, मैं बता चुका हूं, जहां फोन की बात आती है तो साउंड, यानी कि किसी एक ही अक्षर की एक से ज्यादा जो अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं, उन्हें हम एलोफोन्स कहते हैं। जैसे मैं अगर कहने की कोशिश करूं, ये मैंने आपके सामने लिखा चैंपियन, और ये मैंने आपके सामने लिखा कैमिलियन। दोनों में इसकी साउंड अलग अलग है। इसी को हम कहते हैं दोस्तों एलोफोन्स। क्लियर है? तो खैर, इसी मजाक में एक चीज मुझे समझ आई, ये जो शब्द लिखा है एलोमोर्फ, एलो का मतलब हमें समझ आ गया, इसीलिए इसका अर्थ तैयार हुआ अदर शेप। ठीक है जी। तो अदर शेप का मतलब हुआ जब आप किसी चीज के साथ कंपाउंड करके कुछ नए शेप प्रोड्यूस करते हैं। अधिकतर
अधिकतर इस कैटेगरी में जो शब्द हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वे अधिकतर शब्द आपके विज्ञान से संबंधित हैं, शरीर रचना से संबंधित हैं। इसीलिए कुछ शब्द आपके लिए बिल्कुल नए हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर लॉजिक समझा जाए तो इनसे प्यारे अर्थ भी नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट वन इज एलोट्रायोमॉर्फिक। एलो का मतलब अभी अभी हम लोगों ने समझा अदर या डिफरेंट। ट्रायो की अगर हम बात करते हैं तो ट्रायो का मतलब तीन तो है, लेकिन तीन में भी फर्क है। ट्रायो का मतलब हुआ जब हमारे सामने तीन अलग अलग रोल प्ले करने के काम करते हैं, या तीन अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। आपने कभी कभी किसी को कहा होगा, एक फिल्म आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इश्क वाला लव, याद आ रहा है? उसके अंदर ट्रायो था, और ट्रायो किस चीज का था? तीन कैरेक्टर्स के बीच की वो कहानी थी। गॉट माय पॉइंट? तो ट्रायो इसी को हम कहते हैं। इसी की वजह से आप लोगों को ट्राई से ट्रायंगल बनाया है, तीन अलग अलग जिसकी साइड्स हो, तीन अलग अलग जिसके एंगल्स हो, उसे ट्राई का नाम दिया गया। तो एलो मीन्स अदर, ट्रायो मीन्स तीन हुए, और मॉर्फिक मीन्स शेप, आई सी जुड़ते ही एडजेक्टिव बना। तो इसका मतलब हुआ ऑफ डिफरेंट शेप। लेकिन ये जो डिफरेंट शेप है बेसिकली तीन एलिमेंट्स को मिलाकर बनाई जाती हैं, ठीक है ना जी? स्पेशली ऑफ समथिंग दैट इज शेप्ड और फॉर्म डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट इज कंसीडर्ड नॉर्मल। इन एलिमेंट से मिलकर ये चीजें तैयार होती हैं। तो बच्चों चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म। थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया गया था शब्द के साथ इज्म जुड़ते ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है। ये अपने आप में एक फिलोसफी की बात करता है। और जिन शब्दों के साथ ऑटो जुड़ता है वो हुआ सेल्फ, ठीक है? जैसे आपने कहने की कोशिश की ऑटोमेटिक, ठीक है जी? तो ऑटो की वजह से ही सेल्फ हुआ। आपने कहा ऑटोनोमस, ठीक है? ये सब सेल्फ की बताने की बात करते हैं। इसकी बात अगर हम कहें तो ऑटोमॉर्फिज्म यानी कि द स्टेट ऑफ हैविंग वंस ओन शेप, किसी की अपनी खुद की शेप, किसी की अपनी खुद की शेप जिसके ऊपर किसी और का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है जी? इसे हम कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला शब्द हमारे सामने आता है, इसे हम कहते हैं बैरीमोर्फोसिस। अगर बैरीमोर्फोसिस की हम बात करें तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के सामने ऑसिस की बात की थी, जो प्रोसेस बताने का काम करता है। मोर्फ मीन्स आपकी हुई फॉर्म। और अगर बैरी की हम बात करें तो बैरी के साथ अर्थ निकल के आता है हमेशा प्रेशर। आप लोगों ने सुना होगा एक एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मेजर करते हैं, बैरीमीटर कहते हैं। कुछ याद आ रहा है बच्चों? जिसे हम बैरीमीटर कहते हैं। इसी कल हमने पिछली क्लास में समझा था कि मीटर हमेशा मेजर करने के लिए कहा जाता है। कुछ याद है? कल हमने बात की थी ज्योमेट्री। अरे हाँ या ना? खैर पुरानी बातें हैं। देखो बच्चों, मैं कहना चाह रहा हूँ जो चीज आज आप समझोगे वो अगली क्लास में हमेशा आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। तो यहाँ बैरीमॉर्फोसिस का मतलब हुआ प्रोसेस ऑफ शेपिंग बाय प्रेशर, ठीक है? किस तरीके से है? कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ऊपर अगर प्रेशर डाला जाता है या वेट अगर डाला जाता है, उसी की वजह से उनकी शेप के अंदर परिवर्तन आ जाता है। पेरीमॉर्फोसिस इसे कहा जाता है। मैंने इसलिए आपको शुरुआत में कहा था आज का शब्द भंडार अधिकतर विज्ञान से संबंधित हो सकता है। अगला शब्द पैथोमॉर्फिक लिखा है शब्द हमारे सामने, पैथोमॉर्फिक। अगर बैथो शब्द को हम समझने की कोशिश करें तो बैथो का अर्थ बड़ा प्यारा है। ये सारे ग्रीक हमारे प्रीफिक्स हैं। बैथो की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है डीप, गहरा, जिसका असर गहरा हो। इसका अर्थ निकलता है कैरेक्टराइज्ड बाय अ डीप शेप, एक गहरी शेप, ठीक है जी? इसी को डिप्रेशन भी हम कहते हैं। इसी को डिप्रेशन भी हम कहते हैं। आप आगे ध्यान से देखने की कोशिश करें। सेट स्पेशली ऑफ एन आई कैरेक्टराइज अ डीप एक्सियल लेंथ, और इट इज कॉल्ड अ मायोपिक आई। मायोपिक एक बीमारी है, आप जानते हैं, नजर का ये रोग है। अच्छा, ये दूर से दूर देखने वाली चीजों की बीमारी है या नजदीक दिखाई देने की? है जी? तो इसे देखने की बीमारी कहते हैं सर। दो तरह की होती है। चलिए खैर, मैं सवाल को आगे लेकर चलना चाहूंगा। बायोमोर्फ, बायो शब्द को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बायो का अर्थ निकल कर आता है लाइफ। अब आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है बायोलॉजी, तो स्टडी ऑफ लाइफ
लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें अंदर जीवन है, उनके अध्ययन को हम बायो से जोड़कर चलते हैं। आप लोगों ने इसी के साथ जोड़ने की कोशिश की बायोग्राफी। अगर ध्यान से देखें तो बायो मीन्स लाइफ, ग्राफ मीन्स टू राइट, यानी कि जब आप किसी की लाइफ के बारे में लिखने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने ऑटो का जिक्र किया था। ऑटो का अर्थ आपने बताया सेल्फ, इसका मतलब अपनी ही बायोग्राफी, ये मीन्स कि अपनी ही लाइफ के बारे में लिखना। छोटे से शब्द से कितनी दूर तक चले जाओ दोस्तों। तो बायोमॉर्फ का मतलब होता है अ लाइफ शेप, जीवन के ढांचे का जिक्र करना। ठीक है जी, चलिए आगे चल लेते हैं, अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 14th वर्ड ब्रैचीमोर्फिक या ब्रैचीमोर्फिक भी इसे हम कहने की कोशिश कर सकते हैं। अब अगर इस शब्द का अर्थ कहें तो इसे हम ब्रैकी या ब्रैची छोटे रूप को कहते हैं। फाइन, यानी कि एक छोटी शेप, इसी को आप मिनिएचर भी कहते हैं। देखो इसका अर्थ लिखा है अ शॉर्ट शेप दैट इज स्पेशली और शेप दैट आर शॉर्टर देन यूजुअल। इसी को आप कहने की कोशिश करते हैं मिनिएचर। ठीक है जी, इसी को आप कहते हैं मिनिएचर, किसी बड़े रूप का, किसी बड़ी चीज का एक छोटा रूप, छोटा आकार। गाड़ी बनाने से पहले, देवियों दोस्तों देवताओं, गाड़ी बनाने से पहले कोई भी कंपनी हमेशा ब्रैचीमॉर्फिक उसका डिजाइन तैयार करती है। बड़ी गाड़ी दिखे कैसे, एक छोटा मॉडल उसका तैयार किया जाता है। एयरप्लेन या एरोप्लेन, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, बनाने से पहले कंपनी या कोई भी मैन्युफैक्चरर उसके छोटे रूप को बनाता है। दैट थिंग इज कॉल्ड मिनिएचर, ये इसका सिनोनिम हुआ। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। कैकोमॉर्फोसिस काफी इंपॉर्टेंट है। कैको जिन शब्दों के साथ जुड़ गया, कोका नहीं, कैको, वो अर्थ अपने आप में बैड बताता है। जैसे अगर मैं इसी से जोड़ने की कोशिश करता हूं कैकोग्राफी, तो अभी हम लोगों ने समझा ग्राफ लिखना, ठीक है, और कैको मीन्स बैड, यानी कि इसे हम कहते हैं बुरी लिखाई लिखना। ठीक है, आप मानते हैं कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनके अंदर लिखाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। डॉक्टर्स को लेकर कहा जाता है बेसिकली दे आर कैकोग्राफर्स। कल हम लोगों ने बात की थी दोस्तों, शब्द के अंत में ई आर या ओ आर अगर जोड़ते हैं तो ये पर्सन की बात करते हैं। कल की ही बात थी, कोई बात नहीं। तो कैकोमॉर्फोसिस का मतलब जिसके अंदर किसी की बैड शेप हो, जिसके अंदर किसी की ढांचे की अगर हम बात करें तो बुरा उसका ढांचा है। कई आप लोगों ने माइथोलॉजिकल फिल्म्स देखी हैं हॉलीवुड की, उनके अंदर कई कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, जैसे ग्रूट आपने देखा होगा। कई कैरेक्टर्स ऐसे लिए जाते हैं जिनकी शेप बड़ी बुरे ढंग से होती है। कैकोमॉर्फोसिस हम किसे कहते हैं, और ओसिस जिनके साथ जुड़ता है वो प्रोसेस बताने का काम ही करते हैं। खैर, अगला शब्द कैलीमोर्फ। अगर इस कैको के एंटोनिम की बात करें तो बैड से गुड पर हमें जाना होगा, और ये हुआ कैली। अब इसी का एंटोनिम अगर तैयार करना है दोस्तों तो इट इज कॉल्ड कैलीग्राफी, आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, खूबसूरत लिखाई लिखने की। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, तो मैं ये जो नाटक कर रहा हूँ बेसिकली ये है क्या, ये कैलीग्राफी है। ठीक है, ये अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये कैलीग्राफी है, आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग, अच्छा लिखने की कला। इसी के आधार पर ये बना है कैलीमोर्फ। इसका अर्थ हुआ ब्यूटीफुल शेप। आपने गाना सुना है एड शीरन का शेप ऑफ यू। अगले शब्द पर चलते हैं दोस्तों। कैलीमोर्फ वही शब्द है, ब्यूटीफुल शेप आपके सामने। नेक्स्ट वर्ड इज कैर्सिनो, कैर्सिनोमोर्फ। बेसिकली इसका कोई सटीक अर्थ नहीं होता, और सटीक अर्थ नहीं, कैर्सिनो ग्रीक वर्ड अर्थ ही इसका दे देता है क्रैब। आपने सुना होगा केकड़े को हम क्रैब कहते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब क्रैब जैसी शेप जो किसी की हो उसे हम कहते हैं कैर्सिनोमोर्फ। अगला शब्द कोरमोर्फोसिस। अगर कोर की हम बात करते हैं तो कोर का अर्थ निकलता है सेंटर। ठीक है जी, कई बार कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं तुझे दिल से प्यार करूं। भैया कौन ऐसा बंदा जो फेफड़ों से प्यार करे। तो फिर कोई इंसान ये कहता है कि कभी कभी कोई ऐसा कहता है कि खुशनुमा हम तुम्हें दिल
की गहराई से प्यार करते हैं बेगम आलिया। तो बेसिकली आप उसी के लिए कहते हैं कोर ऑफ वंस हार्ट। ठीक है बेटा, एक ईडियम भी साथ साथ तैयार कर लो। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। चलिए दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं, खैर कोर का अर्थ मैंने बताया, मोर्फ आपके सामने है ही, और ऑसिस का मतलब प्रोसेस। तो अर्थ देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ शेपिंग द प्यूपिल ऑफ द आई। आंखें आप बनाते हैं तो खूबसूरत आंखें, देखो मैं तो ज्यादा अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आंखों की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ प्यूपिल नाम की चीज होती है। फाइन, तो ये ज्यादा गहरी बात हो गई, मुझे इतनी दूर जाना नहीं चाहिए था। खैर, आपको अर्थ समझ में आ गया है, तो इसका मतलब हुआ आंख की पुतली, हिंदी में जिसे आप कहते हैं। अगला